आज मैं एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जो कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क के यूनिट 3 में है, दी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके परिभाषा और विशेषताएं, प्रकार और मान्यताओं तथा विनिमय साध्य विलेख के मामले में अवयस्क की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। विनिमय साध्य विलेख से आशय ऐसे लिखित विलेख से है जो किसी व्यक्ति के हित में अधिकार उत्पन्न करता है और जो सुपुर्दगी अथवा बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होता है। इसका धारक सद्भावना एवं मूल्य के बदले में प्राप्त करता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13(1) के अनुसार विनिमय साध्य विलेख से आशय किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा ऐसे चेक से है जो आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को देय होते हैं। इस संबंध में न्यायाधीश विलिस का कथन है कि विनिमय साध्य विलेख ऐसे विलेख को कहते हैं जिसका स्वामित्व किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो उसे सद्भावना तथा मूल्य के बदले में प्राप्त करता है, यद्यपि जिस व्यक्ति से उसने प्राप्त किया है उसके स्वत्व में कोई दोष हो। इसी तरह से टॉमस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख वह है जो व्यापार प्रथा या विधान के अनुसार विनिमय साध्य विलेख माना जाता है तथा जिसका हस्तांतरण सुपुर्दगी, बेचान एवं सुपुर्दगी से किया जाता है, जिसके कारण इसका धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इसकी संपत्ति वास्तविक हस्तांतरित को ही हस्तांतरित हो जाती है, चाहे वह हस्तांतरणकर्ता का अधिकार भले ही दूषित क्यों न हो। अब मैं विनिमय साध्य विलेख के आवश्यक लक्षण या विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला है लिखित एवं हस्ताक्षरित। विनिमय साध्य विलेख सदैव लिखित एवं हस्ताक्षरित होता है। एक वैधानिक विलेख पर इसके लेखक के हस्ताक्षर भी रहते हैं। दूसरा है स्वामित्व का हस्तांतरण। विनिमय साध्य विलेख के स्वामित्व का हस्तांतरण यदि वह वाहक को देय है तो सुपुर्दगी द्वारा तथा आदेशित होने पर पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हो जाता है। इसके विपरीत माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करने के नियम भिन्न हैं। माल के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए निश्चित तथा अनिश्चित माल अनुमोदन पर, क्रय या वापसी पर भेजे गए माल के संबंध में अलग अलग प्रकार से स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तीसरा, विनिमय साध्य विलेख का अर्थ। अधिनियम के अनुसार विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र, चेक एवं विनिमय पत्र आते हैं, जबकि माल की परिभाषा के अंतर्गत सभी प्रकार की चल संपत्ति आती है जिसमें वाद के योग्य दावे तथा प्रचलित मुद्रा शामिल नहीं है। चौथा, धारक का स्वामित्व। यथाविधि धारक का विनिमय साध्य विलेख पर अच्छा अधिकार होता है। अन्य शब्दों में, यदि विनिमय साध्य विलेख के पूर्व धारकों को दूषित अधिकार था तो भी यथाविधि धारकों का उस पर अच्छा अधिकार माना जाएगा। सामान्य माल में यह विशेषता नहीं होती। यदि माल के पूर्व स्वामी का दूषित अधिकार था तो सद्भावना से उचित मूल्य के बदले माल को क्रय करने पर भी क्रेता का अधिकार अपने पूर्व धारण अर्थात विक्रेता के समान ही होता है। विक्रेता के चोर होने पर क्रेता को भी चोर के समान ही अधिकार प्राप्त होता है। पांचवा, मूल्यवाद प्रतिफल। विनिमय साध्य विलेख में प्रतिफल का होना माना जाता है। विपरीत बात सिद्ध न होने तक यह माना जाता है कि किसी भी विनिमय साध्य विलेख को प्रतिफल के बदले में ही लिखा गया या स्वीकार किया गया है। छठवां,
वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। विनिमय साध्य विलेख का यथाविधिधारी अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। उसे ऋणी को इस आशय की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती कि वह अब धारक हो गया है, लेकिन माल के संबंध में माल यदि किसी तीसरे पक्षकार के पास है तो उसका विक्रय होने पर क्रेता द्वारा माल रखने वाले को सूचित करना तथा स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, अन्यथा वह उसे माल देने को बाध्य नहीं हो सकता। अभिहस्तांकन का माध्यम। विनिमय साध्य विलेख ऋण के अभिहस्तांकन का एक सरल साधन है। विलेख के प्रक्रमण द्वारा ऋण का अभिहस्तांकन हो जाता है। सामान्य माल ऋण अभिहस्तांकन का सरल साधन नहीं है। 8वां, भुगतान का माध्यम। विनिमय साध्य विलेख ऋणों के भुगतान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। विलेख के पक्षकारों का दायित्व भारत की वैधानिक ग्राह्य मुद्रा में निर्धारित किया जाता है। यह मुद्रा वे समान भुगतान करने का एक माध्यम स्वीकार किए जाने से व्यवहारिक व्यवहार में मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य माल को ऋण भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। विनिमय साध्य विलेख के प्रकार। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का आशय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र से तात्पर्य बैंक नोट या करेंसी नोट के अतिरिक्त ऐसे विलेख से होता है जिसमें उसके लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा वह केवल विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस विलेख के वाहक या धारक को एक निश्चित धनराशि भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। पहला, जो व्यक्ति भुगतान करने का वचन देता है वह लेखक या देनदार कहलाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति के प्रति वचन दिया जाता है वह लेनदार या आदाता कहलाता है। दूसरा, विनिमय पत्र का आशय। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक विनिमय पत्र से आशय ऐसे लिखित विलेख से होता है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को बिना शर्त यह निर्देश देता है कि उसमें लिखित निश्चित धनराशि निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार वाहक व्यक्ति को दे दिया जाए। विनिमय पत्र में प्रायः 3 पक्षकार होते हैं। पहला, विनिमय पत्र को लिखने वाला या आहर्ता, जिसे इंग्लिश में ड्रावर कहते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति जिस पर विनिमय पत्र लिखा जाता है वह देनदार कहलाता है, वह भी ड्रावर कहलाता है। और तीसरा, जिस पर विनिमय पत्र लिखा जाता है या लेनदार या आदाता, उसे पेयी कहते हैं। यदि लेखक स्वयं ही लेनदार हो तो विनिमय पत्र में 2 पक्षकार ही रह जाते हैं। तीसरा, चेक से आशय। विनिमय साध्य विलेखों में चेक एक अत्यंत महत्वपूर्ण विपत्र है। इसके द्वारा ग्राहक बैंक से अपने खाते में धन निकाल सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय बिल है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है तथा जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग लिए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता। चेक के प्रायः 3 पक्षकार होते हैं। पहला, लेखक ड्रावर, जिसका बैंक में खाता होता है। दूसरा, देनदार ड्रावर, जिस पर चेक लिखा जाता है, यह सदा बैंक पर ही लिखा होता है। तथा तीसरा, आदाता या लेनदार, जिसे पेयी कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में चेक लिखा जाता है। विनिमय साध्य विलेख की कुछ वैधानिक मान्यताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रतिफल का होना। प्रत्येक विनिमय साध्य विलेख के संबंध में यह वैधानिक मान्यता है कि वह प्रतिफल के बदले ही लिखा गया है या स्वीकार किया गया है या पृष्ठांकित किया गया है या अभिहस्तांकित या हस्तांतरित किया गया है। जब तक कि अन्य विपरीत बात सिद्ध न की जाए, यह माना जाता है कि कोई भी विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या चेक प्रतिफल के बदले ही लिखे गए हैं या स्वीकार किए गए हैं या पृष्ठांकित किए गए हैं। दूसरा, तिथि से संबंधित मान्यता। तिथि के संबंध में यह मान्यता है कि विनिमय साध्य विलेख उसी तिथि को लिखा गया है जो कि उस विपत्र पर
अंकित किया गया है। तीसरा, उचित स्वीकृति होना। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उसके स्वीकृत होने पर यह माना जाता है कि उस विलेख का उस पर अंकित तिथि के बाद तथा परिपक्वता तिथि के पहले उचित समय के अंदर ही स्वीकार किया गया है। चौथा, हस्तांतरण के संबंध में। हस्तांतरण के संबंध में यह मान्यता है कि विलेख का प्रत्येक हस्तांतरण उसकी परिपक्वता से पहले किया गया है। जैसे यदि किसी विलेख की परिपक्वता की तिथि 31 जुलाई 2019 है तो उसके हस्तांतरण के संबंध में भी यह माना जाएगा कि वे 31 जुलाई 2019 के पूर्व ही किए गए हैं, जब तक कि इसके विपरीत अन्य कोई बात सिद्ध न कर दी जाए। पांचवा, पृष्ठांकन के संबंध में मान्यता। विनिमय साध्य विलेख पर हो रहे पृष्ठांकन के संबंध में यह मान्यता है कि वे उसी क्रम में किए गए हैं जिस क्रम में वे पृष्ठांकित विलेख पर दिखाई दे रहे हैं। यदि विलेख पर किए गए पृष्ठांकनों में कोई पृष्ठांकन के बाद बीच में किया गया है तो विपरीत बात सिद्ध न होने तक यही माना जाएगा कि वे उसी क्रम में हुए हैं जिसमें कि वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। छठवां, मुद्रांकित होना। यदि कि कोई विनिमय साध्य विलेख हो जाता है तो यह बात मान ली जाती है कि उस पर नियमानुसार मुद्रांक लगे हुए थे। सातवां, यथाविधिधारी होना। विनिमय साध्य विलेख का प्रत्येक धारक विपरीत बात सिद्ध न होने तक उसे विलेख का यथाविधि धारा माना जाता है। अर्थात यह माना जाता है कि धारक ने उसे पहला मूल्य के बदले, दूसरा सद्भावना से, तीसरा परिपक्वता की तिथि के पूर्व प्राप्त किया है। अब मैं विनिमय साध्य विलेख के मामले में एक अवयस्क की क्या स्थिति होती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार किसी अवयस्क से किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। साथ ही कई विवादों से यह स्पष्ट हो गया है कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है तथा वयस्क हो जाने पर भी उस अनुबंध की पुष्टि नहीं कर सकता है। अतः जो व्यक्ति अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने की क्षमता रखता है, केवल वही व्यक्ति विनिमय साध्य विलेख का आहर्ता, स्वीकर्ता, बेचानकर्ता, हस्तांतरण करता हो सकता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1882 अवयस्क के विपत्रों का पक्ष बनने में कोई रोक नहीं लगाता है, किंतु उस पर किसी प्रकार का दायित्व भी नहीं रखता है। अवयस्क किसी विपत्र का भुगतान पाने वाला हो सकता है। विनिमय साध्य विलेख के मामले में एक अवयस्क की स्थिति को विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक अवयस्क या नाबालिग व्यक्ति विनिमय साध्य विलेख को लिख सकता है, पृष्ठांकित कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है और उसका हस्तांतरण कर सकता है। ऐसा करते समय वह स्वयं को छोड़कर सभी पक्षकारों को बाध्य बना सकता है। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख में एक पक्षकार अवयस्क है किंतु शेष सभी पक्षकार वयस्क हैं तो अवयस्क व्यक्ति उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, किंतु सभी वयस्क पक्षकार उत्तरदायी माने जाएंगे। इसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण के अंतर्गत है, मोहन एक अवयस्क अशोक के पक्ष में एक चेक लिखता है जिसे अशोक सोहन के पक्ष में पृष्ठांकित कर देता है। तो सोहन इस चेक को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है तथा चेक का अनादरण हो जाता है। यहाँ पर सोहन मोहन को चेक की अनादरण की सूचना देकर चेक की राशि मोहन से प्राप्त कर सकता है, किंतु सोहन अशोक को यह राशि चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि अशोक अवयस्क है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अवयस्क विनिमय साध्य विलेख के मामले में सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त होता है, किंतु विनिमय साध्य विलेख के अन्य सभी पक्षकार ऐसे विलेख को धारक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे विलेख का धारक शेष पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि एक अवयस्क विनिमय साध्य विलेख के मामले में अपने ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता, किंतु फिर भी वह इसके अधीन कुछ अधिकार प्राप्त करता है और पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध विलेख के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। विनिमय साध्य विलेख के मामले में एक अवयस्क की स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न प्रकार से है। पहला,
अवयस्कता की दशा में किए गए प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्रों के नवीनीकरण से आशय दिया गया कोई अन्य